दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कोई प्रशासन का व्यक्ति, खासतौर से अगर बात करें दिल्ली पुलिस किसी भी राज्य की हो, और अगर पुलिस के साथ ही कुछ अगर ऐसी घटनाएं होने लगे जिसमें वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूर हो जाए, परिवार की संपत्ति चली जाए, ये बड़ी गंभीर बात है। और उससे भी बड़ी गंभीर बात यह है कि किसी पुलिस अधिकारी के साथ अगर ऐसी घटना होती है कि जो कि खुद महकमे में है और उनका काम है लोगों को या ऐसे अपराधियों को पकड़ना, और अगर उनके साथ ही ऐसी घटनाएं घटित होती है तो यह वाकई में कहीं ना कहीं दिखता है कि हमारे प्रशासन या हमारी पुलिस कितनी कमज़ोर है। और जो दबंग लोग हैं और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं प्रशासन को अपनी जेब में रखते हैं, ये लोग कितने पावरफुल हैं। एक ऐसी घटना हमारे सामने आई है। हमारे साथ मौजूद हैं सुखदर्शन जी, और ये दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के अंदर अभी तैनात हैं। और इनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है जो वाकई में हैरान करती है। हैरान इस लेवल पे भी करती है कि किस तरीके से प्रशासन को भ्रमित किया गया है, किस तरीके से कागजात बदल दिए गए हैं, किस तरीके से आइडेंटिटी बदल दी गई है। तो ये सब घटनाएं इनके साथ हुई हैं। इनके साथ ये तक हुआ है कि इनके जो पिता जो जिंदा है उनको स्वर्गीय बना दिया गया। सुखदर्शन जी को जो कि एक महिला है उनको एक पुत्र बना दिया गया। मतलब सरकारी महकमे में क्या कुछ चल रहा है, कैसे चल रहा है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है इन सब चीज़ों को लेके। और इन सब चीज़ों के चलते एक महिला को, एक परिवार को परेशान होना पड़ता है। कहीं ना कहीं अपनी इनको माता जी को भी इसके चलते खोना पड़ता है, जो वाकई में बड़ी दुखद है। और ये सब कहानियाँ चल रही हैं और उसके बावजूद भी प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। ये कहानी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं गंभीर इसलिए भी है कि अगर एक प्रशासन के आदमी के, एक महकमे के आदमी के साथ, व्यक्ति के साथ अगर ऐसी घटना हो रही है तो सोच के देखिए कि जो आम आदमी है, जिनको शायद पुलिस थाना कचहरी के बारे में भी नहीं पता, उनके साथ जब ऐसा होता होगा तो वो कैसे इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करते होंगे। तो हमारे साथ सुखदर्शन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना छोटा सा एक परिचय आप दे दें। मेरा नाम सुखदर्शन, पुत्री श्री सीताराम, गांव के ठलपट्टी आजलान की मूल निवासी हूँ। कुछ समय पहले की बात है जब 11/12/2023 में हमारी भूमि पे झूठा दावा किया गया, तो मैंने एक डीएम साहब को शिकायत दी थी लिखित में। उस पर कार्रवाई की, तो कार्रवाई की रिपोर्ट में जो आख्या प्रेषित की रंबाला थाना की तरफ से, उन्होंने मेरे पिताजी को, जो कि वर्तमान में जीवित हैं, उनको स्वर्गीय लिखा, और मैं पुत्री जो वर्तमान में दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ, मुझे पुत्र लिखा गया। मेरा सवाल ये है, मैं साक्ष्य चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने पुत्र किस आधार पर लिखा है, और मेरे पिताजी जो कि वर्तमान में जीवित हैं उनको उन्होंने स्वर्गीय किस इरादे से लिखा है और किस उद्देश्य से लिखा है, उसका मुझे कारण बताया जाए। 1 अगस्त 2024 को मेरी मदर के बेहोश होने की सूचना मुझे मिली, और मेरे पिताजी ने इन लोगों के खिलाफ एक शिकायत दी थी, क्योंकि ये लोग मेरे पिताजी को मारने का इरादा कर रहे थे और वो पीछा कर रहा था जो वहाँ पर भूमाफिया है। भूमाफियों के समर्थन में ये लोग रिश्वत लेकर के हमारे पीछे, जान से मारने के लिए पीछे लगे हुए हैं। इस वजह से इन्होंने, उस दिन भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जैसे हमें सूचना मिली कि मेरी मदर को चक्कर आया, बेहोश हो गई, वो गिरी हुई है और चोट लगी हुई है। जैसे हम पहुंचे तो वहाँ पे एसआई कृष्णवीर पहले से ही भूमाफियाओं को लेकर के मौजूद था। उन्होंने मेरी माँ की मृत्यु के कारणों की जांच नहीं की और मेरे पिताजी को धमकाने के लिए आया था, विपक्षियों भूमाफियाओं का समर्थन, सपोर्ट करने के लिए। इसमें राजस्व विभाग की भी मिली भगत है। हमारा जो घेर है उस पर जब से वो हमारा दादा लाई है और प्रस्ताव के अनुसार वो आवंटित है, 1997 में उप जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत भी है, और तभी से हम लोगों का, माता पिताजी का कब्जा वहाँ पर है। मेरी मम्मी की जैसे डेथ 1 अगस्त 2024 को हुई, तो 2 तारीख के बाद की एक शिकायत है, उसमें मृतक के उन्होंने बयान किस आधार पर लिखे हैं, मृतक के बयान भी उन्होंने लिखे हुए हैं। यानी कि राजस्व विभाग, उधर जो हमारा घेर है, हमने जो शिकायत की है, मेरे चाचा ने कई साल पहले जो दीवार बनाई थी, हमारा लिखित में उसके कागजात भी हैं और हमारा कब्जा भी है। तो उसके अनुसार जो पूर्व पश्चिम की दीवार है वो 21 मीटर और उसकी उत्तर दक्षिण की है 30 समथिंग है।
तो वो तो पैमाइश करें, और उन्होंने बिना पैमाइश के ही ये दिखाया कि शिकायत आवेदक झूठी शिकायत करने का आदी है, इसकी जांच कराई जाए। पिताजी ने लिखा था हमारे जैसे कि 2 जगह दादालाई मकान है कि जो वो व्यक्ति भूमाफिया है उसका काम अवैध बैनामा कराता है, सरकारी स्टैंप की चोरी कर अवैध बैनामा कराता है। ऐसे कभी एक घटना हुई जब हम वहाँ पर थे तो उन्होंने झगड़ा करने का प्रयास किया हमारे साथ। इस झगड़ा कराने के उद्देश्य से उन्होंने हमारी दीवार गिराई, जो हमारे हिस्से की दीवार थी। उस पर पुलिस प्रशासन ने और राजस्व विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऊपर से ये पुत्र लिख के मेरा चालान किया, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पुत्र उन्होंने किस आधार पे लिखा है? बार बार जानबूझकर की गई त्रुटियां गलतियां क्यों की जा रही हैं, इसका मुझे कारण बताया जाए। सुदर्शन जी, जैसे आप तो खुद दिल्ली पुलिस में, ठीक है, अब आप जब ये सब घटनाएं आपके साथ हो रही थी, आप यूपी में अपने वहाँ कंसर्न जो थाना लगता हो वहाँ जाके अपनी शिकायत भी की होगी, तो क्या पुलिस महकमे का कोई भी आदमी वहाँ पे, मतलब SHO साहब या इंस्पेक्टर साहब, कोई आपकी मदद के लिए नहीं है, जबकि आप तो खुद पुलिस में? सर, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने डीओ लेटर भिजवाया था DCP साहब से, वो उधर से गलत रिपोर्ट ये भेज रहे हैं कि जैसे कि 6/4/2024 27 मार्च 2024 को डीओ लेटर भिजवाया था कंप्लेन के साथ, तो उन्होंने ये गलत रिपोर्ट दी। उसी बीच उसके बाद मतलब वो, मैं यहाँ से शिकायत भेजती हूँ, मेरा डिपार्टमेंट मुझे सपोर्ट कर रहा है, अगर मैं यहाँ से शिकायत भेजती हूँ और वो लोग वहाँ से, चूँकि भूमाफियाओं के साथ पुलिस प्रशासन वहाँ का यूपी का रंबाला थाना से स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग की मिली भगत से वो लोग ऐसे इस काम को अंजाम दे रहे हैं, तो मेरा डिपार्टमेंट उसमें कैसे मेरी मदद कर पाएगा? अब वो तो सवाल मेरा अपने ही डिपार्टमेंट से है इस संबंध में कि मेरी आप लोग किस तरह से मदद कर पाएंगे इस संबंध में, चूँकि भूमाफिया है जो हमारी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। और उन्होंने जो दावा किया है 2 लोगों ने, बेदू के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ अभी तक कोई जाँच नहीं की गई, ना मेरी मम्मी के मृत्यु के कारणों की कोई जाँच हुई, क्योंकि इसमें पुलिस शामिल है और मेरे पास सभी साक्ष्य मौजूद हैं। जब मैं थाने में गई, मेरा मतलब जिस दिन मेरी मम्मी एक्सपायर होने से पहले की बेहोश की जब हमें सूचना थी, तो जैसे ही मैंने कार ड्राइवर को फ़ोन किया तो मेरे चाचा बिशंबर ने उनको हॉस्पिटल ले जाने का विरोध किया, कार ड्राइवर को वापस कर दिया। हम वेट कर रहे हैं, हमने फिर दूसरा ड्राइवर बुलवाया, जल्दबाजी कर रहे हैं कि दाह संस्कार करो। मैं किसी भी तरह इतने विरोध होने के बावजूद मैं जैसे ही रंबाला थाना पहुंची, पता लगा 15 से, पता क्या लगा, मैंने साक्षात देखा है, मेरे पास एविडेंस है, सबूत है, जो कि मैंने LG साहब के यहाँ से भी एक शिकायत यहाँ से भिजवाई हुई है और उसके साथ ये सबूत संलग्न किए हैं और अपने डॉक्यूमेंट का उल्लेख बार बार किया है, शिकायत संख्या लिखा हुआ है और कई बार पुलिस को भी और राजस्व विभाग में भी ये दिए हैं। लेकिन वो सब ये चीज़ें कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं देके इन चीज़ों का ढोंग कर रहे हैं। मुझे ये चाहिए जो मैंने पहले की शिकायत भेजी हुई है और उनमें शिकायत संख्या, IGRS संख्या, RTI लगा के जो लिया है वो सब मेंशन है। अगर हमने झूठी शिकायत की है तो इसकी मैं चाहती हूँ कि ये CBI से जांच कराई जाए इस केस की, क्योंकि वे पूरी तरह से हमारी एक यहाँ तक जाल बिछा रहे हैं, दिल्ली तक वो लोग आ चुके हैं धमकी देने के लिए। अच्छा। कि हमने उनको धमकी दी है। अब आप ये बताइए कि यदि कोई किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर हथियाने के लिए झूठा दावा करता है तो इसमें सही और गलत का फैसला कौन करेगा? बिल्कुल सही बात है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं ये बता देता हूँ कि बिहार, यूपी और राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे ये अमूमन देखने को मिला और काफ़ी पुराने टाइम से ये चला आ रहा है कि जो दबंग लोग होते हैं या जो भूमाफिया होते हैं, ये यहाँ पर कमज़ोर लोगों को या ख़ास तौर से दलित लोगों को, उनको कागजों में मृत घोषित करके और उनकी ज़मीन हथिया लेते हैं ये, और ये बहुत आम हुआ है। सुदर्शन जी, आप तो खुद महकमे में, आपको पता ही होगा कि यूपी में ये सब चीज़ें होना बड़ी आम है। ये सर मेरे साथ हुआ है तो मेरे पास तो सभी एविडेंस है, एक एक चीज़ का मैं प्रूफ दिखा सकती हूँ, मेरे पास सभी प्रूफ है। जब एक रिपोर्ट है जिसमें घेर पर क्लियर लिखा हुआ है कि वो मेरे माता पिताजी को 315 वर्ग मीटर आवंटित है, जो रंबाला टांडा रोड पर स्थित है और 1997 में स्वीकृत है और हमारे प्रस्ताव में भी है। आवंटन के समय से ही हम लोगों का कब्जा है और उन्होंने जो दावा किया उसमें लिखा है कि वो 42 साल से हम मतलब कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके घेर पे हम कब्जा नहीं कर पाए। इसकी जांच कौन करेगा? राजस्व विभाग ने लिख के दिया है कि इसमें पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। पुलिस ने लिखा है कि आवेदक झूठी शिकायतें करने का आदी है, वो वही शिकायतें दिखाई जाएं जिस पर ये SI कृष्णवीर ने ये लिखित में दिया है कि झूठी शिकायतें करने का आदी है, रिश्वत गई हुई है, इसका मेरे पास प्रमाण है, वो भी मैं दिखा सकती हूँ। अच्छा सुदर्शन जी, एक बात बताओ, बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि आपके पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं, सारे एविडेंस आपके पास लिखित में मौजूद हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग, डिपार्टमेंट के लोग
या मैं ये कहूँगा राजस्व डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस महकमे के लोग, सीधे तौर पे मतलब कहूँगा कि इन सब लोगों की भी क्या मिली भगत है उसके अंदर? इसके साक्ष्य भी मेरे पास है। पूरी तरह से पटवारी जितेंद्र कुमार जो तहसील बड़ौद से है, उनकी मिली भगत है। जब मैंने आरटीआई का जवाब उनसे लिख कर लिया है, उसमें वर्ग मीटर लिखा हुआ है। मैंने घरौनी के लिए एक आरटीआई लगाई थी 29 अप्रैल 2024 को, उसका अभी तक जवाब नहीं आया। अच्छा। और उन्होंने वर्ग मीटर कितना टाइम हो गया आरटीआई उन्होंने मैंने 24 अप्रैल को लगाई। 30 दिन के भीतर उसका जवाब आ जाना चाहिए था। फिर जैसे ही अब उसमें भी उन्होंने हाथ से लिखा हुआ है, सीताराम की जगह सीतरम कर रखा है। फिर उन्होंने वर्ग मीटर की जगह वर्ग गज किया हुआ है। अब वर्ग मीटर ज्यादा होता है, वर्ग मीटर ज्यादा होता है, वर्ग गज कम होता है। तो किस इरादे से इन्होंने लिखा है कि कटिंग करेंगे हम बाद में देंगे, तो जो है सब वो चीजें मिक्सअप हो जाएगी। और मैंने तहसील के इतने चक्कर लगाए हैं कि जानबूझकर उन्होंने त्रुटियां की। मैंने इतने चक्कर लगाए तहसील के और थाने के, कि आपको जो गलती होंगी उनको ठीक कराने के लिए भी आपको दोबारा बहुत मैंने इतने चक्कर लगाए तहसील के और थाने में। मैंने इसीलिए शिकायत दी कि मुझे पता था कि इनके पास रिश्वत आई हुई है। मेरे सामने की बात है, जिस दिन वो बंदा पकड़वाया मैंने, तो पुलिस वहाँ पे प्रधान की गाड़ी आई थी। किसी बंदे ने मुझे सूचना दी, वो बोले कि नहीं ये डिपार्टमेंट से है, तो हम ना मतलब वो नहीं ले सकते, रिश्वत नहीं ले सकते। लेकिन जैसे ही बबलू को लेकर आए थे तो पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की। बबलू ने मेरे सामने कहा, मेरे पास वो लिखित में है जब बबलू ने मुझे दिया, कि हमारा उसके घेर से कोई लेना देना नहीं है। और हमें वर्बली उसने बताया, क्योंकि उसको भी खतरा था उन लोगों से कि हमसे ये महेश करा रहा है, भूमाफिया महेश हमसे ये सब चीजें करा रहा है। लिखित में है कि राजस्व विभाग से जो पटवारी है जितेंद्र कुमार, उन्होंने इतनी गलतियां कैसे की। अच्छा। अगर भगवान सीताराम तो भगवान का नाम होता है, उसको तो उसमें तो कोई गलती नहीं कर सकता। उस नाम को लिखने में भी कोई गलती कर सकता है, तो इसका मतलब गलती आपकी जानबूझ के की अगर उन्होंने स्वर्गीय बना दिया तो इससे बड़ी गलती और ये पुलिस ने मैंने शिकायतें इसलिए इतनी की है लगातार, ताकि इनकी सच्चाई को मैं सामने ला सकूं, इसलिए मैंने शिकायतें की हैं। और रही बात ये जो इस चीज को झुटला रहे हैं कि हमारा कब्जा, हमारे घेर पे किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं है। हमारे चाचा ने बेईमानी से जो हमारी 21 मीटर की दीवार है, पूरा पश्चिम की पिछली दीवार, यदि इन्होंने उस दीवार को 21 मीटर पूरा कर दिया तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ मेरी शिकायतें झूठी हैं। अगर वो दीवार फिर एक बात ये भी है कि 20.86 की अगर लिखित में इन्होंने नहीं दिया, तो इसकी अगर इन्होंने गलत जांच की तो उस जांच अधिकारी को मतलब डिपार्टमेंट में रहने का, अपने राज्य विभाग में रहने का कोई अधिकारी नहीं है। बिल्कुल नहीं। फिर सबसे बड़ी बात ये भी है ना, देखो आप दिल्ली पुलिस में है, सरकारी नौकरी में, अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको पता है कि आपकी तो जो प्रॉपर्टी वो तो जाएगी, साथ में आपकी नौकरी भी जा सकती है। ठीक है, तो खैर आप ऐसा क्यों बोलेंगे। चलो अब मुद्दे की बात यह है कि देखो आपके साथ ये सब घटनाएं हो रही हैं और पुलिस प्रशासन कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भी करते हैं, महिलाओं का सपोर्ट भी करते हैं, खुलेआम कहते हैं कि किसी भी महिला के साथ कोई गलत होगा तो मैं सीधे तौर पर उस पर कार्रवाई करूँगा। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो सरकार है वो जो कह रही है ऐसा हकीकत में नहीं है, बल्कि में जो हो रहा है आज भी वही है जो आज से 40 साल 50 साल पहले जो हुआ करता था कि दबंग लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, मिली भगत है तो जो चाहो जैसा कर लो, वो वही राज आज भी चल रहा है। तो फर्क कहाँ है? आपको लगता है कि आप पुलिस में होने के बावजूद भी अपनी जमीन आप उनसे बचा पाओगे? सर मुझसे मेरे चाचा ने, इन लोगों ने ये कहा कि पुलिस की नौकरी है तो पुलिस में ही तो है, कह रहे अपनी नौकरी कर, तो कायदे कानून वाली है, जमीन के मामले में मत घुस। अच्छा। यदि हम अपना वेलफेयर नहीं कर सकते तो हम दुनिया के लोगों की क्या सेफ्टी करेंगे, क्या सुरक्षा करेंगे यदि हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। मैं निडरता के साथ इन लोगों के साथ डटी हुई हूँ। बस मैं तो अपने डिपार्टमेंट को यही सूचना देना चाहती हूँ कि मतलब अगर ये लोग मेरे साथ गलत करते हैं, भविष्य में भी अगर इन्होंने मेरे साथ ऐसे गलत किया, तो यदि मैंने इनकी हत्या कर दी तो मुझे इस हत्या का दोषी न समझा जाए, ना मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा इनसे यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है, अपने डिपार्टमेंट से भी और अपने देश के कानून से भी। दोस्तों ये बड़ी गंभीर बात है कि देखो एक दिल्ली पुलिस की महिला है अधिकारी। दिल्ली पुलिस वो पुलिस जिसको भारत के जितने भी राज्यों की पुलिस है उसमें सर्वश्रेष्ठ उनको माना जाता है, उनके अधिकारी के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है कि उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश की जा रही है, अनाप शनाप उनके जो कागजात हैं उनको गलत किया जा रहा है। खास तौर से एक ऐसे राज्य के अंदर जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। योगी जी तो खुद कहते हैं कि किसी भी महिला के साथ कोई गलत होगा तो वो सीधे तौर पर उनसे खुद बात करेंगे, और ऐसा करा भी उन्होंने, कई जगह देखा भी गया है।
पर आज भी हकीकत में क्या हो रहा है वो आपके सामने है। अगर एक सवाल सबसे बड़ा गंभीर यही है कि अगर महिला पुलिस अधिकारी के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो हमारे देश का आम आदमी, आम महिलाएं कितनी सुरक्षित है, उनकी ज़मीन जायदाद, उनका परिवार कितना सुरक्षित है, ये सोचने की बात है। और इसका जवाब मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मोदी सरकार, हमारे जितने भी प्रशासन है, खासतौर से दिल्ली पुलिस के लोग जो अपने ही साथी की अगर मदद नहीं कर पा रहे तो वो आम जनता की क्या मदद करेंगे। मैं ये चाहूँगा कि हमारे इन सवालों का जवाब पुलिस प्रशासन, सरकार ज़रूर दे। तो सुखदर्शन जी के साथ जो हो रहा है इसके लिए प्रशासन उनकी क्या मदद कर सकता है, कैसे कर सकता है, सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस इनके पास हैं। कोर्ट एक लास्ट उपाय बचता है, वो ये जाएंगे भी और इनका अधिकार भी जाएंगे भी है। पर कोर्ट में जाने का मतलब तो ये है कि अब हमारे यहाँ राज्य, हमारे देश में एक नियम ये भी है कि कोर्ट में जाने के बाद आपको 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे या 50 साल लगेंगे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि लोगों ने अपनी ज़मीन जायदाद छुड़ाने के लिए कोर्ट केस किए हैं और जब तक वो कोर्ट केस में उनका नंबर आता तब तक पता चलता है इसकी ज़मीन थी, वो खुद ही भगवान को प्यारा हो गया। ऐसे भी देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें कैसे चलेंगी, कहाँ तक चलेंगी, ये गंभीर सवाल हैं जो सरकारों के ऊपर उठ रहे हैं और सरकारों को इनका जवाब भी देना चाहिए। सुखदर्शन जी, हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी हमारी सरकार के नुमाइंदे, जो भी सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आपकी क्या अपील रहेगी? सर, मेरी अपील यही है कि जब 1 अगस्त 2024 को मेरी मदर की डेथ हुई, उस दिन बिना बुलाए एसआई कृष्णवीर थाना रंबाला से क्या करने आया था भूमाफियाओं को लेके। मुझे तो जानकारी है उस संबंध में कि ये धमकाने आया था पिताजी को और उनको उठाने आया था। और उसके बाद भूमाफिया 15-20 लोग जो तो थाने में बैठे हुए थे, बिल्कुल पैर पे पैर रखे ऐसे शान से, और वहाँ की तमाम एसओ सहित थाने की जो जितनी भी पुलिस थी वो गायब थी। वहीं पे मैंने 1076 पे कॉल किया, उन्होंने 112 की पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस हमारे साथ पहुंची। मैंने वहाँ जानकारी ली कि सर सब लोग कहाँ पे हैं, क्योंकि मेरी माता की डेथ जो है ना वो ऐसे नहीं हुई है, तो फिर नेचुरल डेथ नहीं हुई है। तो तहरीर के लिए मैं गई थी कि हालात देखने के लिए कि साहब एसओ साहब देख लेंगे, लेकिन उस दिन सूचना मिलने के बाद भी वो घर पर नहीं है। मुझे ये कारण जानना है कि एसआई कृष्णवीर क्या करने आया था बिना सूचना दिए, और उसकी जांच भी नहीं की। मैंने इतनी शिकायतें लिखी है और वो फोटोग्राफ्स मेरे पास है जो मैंने फोटो लिए हुए हैं। वो दिन शाम तक क्यों नहीं, और विपक्षी मतलब उन्होंने हमारी गाड़ी कार के सामने है, वो फोटो भी मेरे पास में है, वो फोटो प्रूफ भी मेरे साथ है। और वो हमने अपनी मम्मी का दाह संस्कार घेर में किया है। यदि वो किसी और की जमीन होती तो क्या कोई उसमें दाह संस्कार करने दे सकता है? वो कैसे शामिल हो? जब हमने बार बार सूचना दी कि विपक्षी हमारे साथ झगड़ा कर सकते हैं, ये उसके बाद भी सचेत जागरूक नहीं हुई पुलिस वहाँ की, और मेरे साथ झगड़ा करने का प्रयास किया ताकि हम इसको झूठे केस में फंसा के जेल भेज सके। मैं अपने घेर में अपने मम्मी पापा के जो घेर पे दावा किया हुआ है हमारे घेर पर, उसकी जो पैरवी कर रही हूँ कि पैरवी ना कर पाए और किसी तरह हम उस चीज़ को हथिया लें। राजस्व विभाग ने लिख के दिया कि कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो हमारा ऑन रिकॉर्ड है राजस्व विभाग में। रिकॉर्ड अगर रिकॉर्ड नहीं होता तो हमारा ये क्या हासिल करते, अब तक मुझे जेल भिजवा चुके होते। बिल्कुल, ये रिकॉर्ड इनको देना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने दिया कि ये तो हम इसको छिपा ही नहीं सकते, ये तो रिकॉर्ड हमारा है, वो तो उन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद बचाव में विपक्षी के खिलाफ इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सख्ती से पूछताछ नहीं की, उनसे उनके डॉक्यूमेंट नहीं देखे कि भाई किस आधार पर आप ये लोग किस तरह से किस बिहार पे आप दावा कर रहे हो, ये तो देखना चाहिए था कम से कम। तो मतलब इन पे इतनी ढिलाई बरती गई है। और जब हमने बार बार लिख के देते कि प्रार्थी ने कोई साक्ष्य नहीं दिए, हम साक्ष्य, जब हम सारे साक्ष्य लेके बैठे हुए तो यहाँ दिल्ली तक जाल बिछा दिया, हमें मारने के लिए, जान से मारने के लिए यहाँ तक जाल बिछा दिया कि अब हमारे पास एविडेंस है, इतनी पर्याप्त एविडेंस है राजस्व विभाग के खिलाफ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ यूपी की। ठीक है, तो दोस्तों ये है सुखदर्शन जी और इनकी कहानी आपने सुनी, और इनसे जुड़े हुए और भी मुद्दे हम लोग आपके सामने लेके आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनसे बात करें कि इनका जो मुद्दा है उसको लेकर हमारा प्रशासन क्या कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहें हमारे साथ, और इस तरह की और भी घटनाएं और भी कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आप देख रहे थे सच की रफ्तार, मैं हूं धर्मवीर जारवाल, कैमरे में मेरे साथ है ओम प्रकाश। नमस्कार।